नमस्कार दोस्तों, मैं उपमराम केरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स व एचआर के। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रसिया सस्पेंड द फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं प्रतिबंधों की बात कर रहा हूँ जो रशियन गवर्नमेंट ने अभी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पे लगाए हैं। दोस्तों अपन ने देखा था कि साल 2021 के रबी सीज़न मान लो या खरीफ सीज़न मान लो, उसके अंदर मतलब पूरे साल भर फार्मर्स को फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज का लिए मतलब सामना करना पड़ा था दोस्तों। और वो मेनली हुआ था कि जो चाइना ने जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था उसके कारण से मतलब पूरे साल भर भारत में मतलब किसानों को हर स्टेट के अंदर क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। और अभी ये 2022 के अंदर मतलब जो ये रसिया यूक्रेन का जो एक नया ग्लोबल टेंशन पैदा हुआ है, उससे मतलब किसानों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ गई है। क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों, जैसे कि पोटास का मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो अपन 100% जो डिपेंडेंसी है पोटास में वो अपनी रूस और बेलारूस पे है दोस्तों। और अगर दूसरे फर्टिलाइज़र में भी बात करूं, डीएपी है, यूरिया है, तो वहाँ पे भी मतलब दोस्तों रसिया और बेलारूस का, और जहाँ पे ये अभी जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है उस कंट्रीज़ का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है जो पूरे ग्लोबली मतलब फीड करता है। जो ये फर्टिलाइज़र की जो प्राइजेज़ है या फर्टिलाइज़र का ये शॉर्टेज है दोस्तों, ये अपन सोच रहे हैं कि इंडिया में ही है। इंडिया में नहीं है दोस्तों, ये मतलब जो पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने, और जो यूरोपियन यूनियन ने जो पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कुछ सैंक्शंस लगाए थे, बैन लगाए थे, तब पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय कहा था कि जब रसिया बैन लगाएगा तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और ये उसी कड़ी का मतलब हिस्सा है कि उन्होंने जो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगाया दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रसिया सस्पेंड द फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं प्रतिबंधों की बात कर रहा हूँ जो रसिया ने अभी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पे लगाए हैं दोस्तों। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों कि पिछले 2 साल से मतलब पूरी दुनिया जो कोविड-19 का जो ये क्राइसिस चल रहा था उससे उभरी नहीं थी। उससे पहले मतलब दुनिया के सामने जो ये रसिया यूक्रेन का जो वॉर है ये मतलब एक ग्लोबल टेंशन बन के सामने आ गया था दोस्तों। इसको जैसा अपन जानते हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध को आज ऑलमोस्ट 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और उसी बीच में दोस्तों जो रशियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया दोस्तों। फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया दोस्तों। रसिया सस्पेंड द फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट। रसिया प्रोड्यूस द 50 मिलियन टन ऑफ द फर्टिलाइज़र एनुअली, अकाउंटिंग फॉर 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, जैसा अपन जानते हैं कि रसिया लगभग 50 मिलियन टन के आसपास फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करता है, जो पूरी जो ग्लोबल नीड है उसका 13% मतलब ये हिस्सा है। द पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड द एक्सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर। द अनाउंसमेंट फॉलोड आफ्टर द रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वार्नड ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड सैंक्शंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इस युद्ध के बीच में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसके बीच में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे या जो यूरोपियन यूनियन था उन्होंने रसिया पे कुछ सैंक्शंस लगाए थे। तो उसी समय मतलब जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा था कि मतलब इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और वही हो रहा है दोस्तों। उसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो फर्टिलाइज़र जो एक्सपोर्ट है उस पर दोस्तों बैन लगा दिया है। तो इस एक्सपोर्ट का जो बैन है उसका इकोनॉमिकल मतलब जो नुकसान है या लॉस है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दुनिया के अधिकतर कंट्रीज है वो रसिया पे फर्टिलाइज़र के लिए डिपेंडेंट है। और अगर वहाँ से मतलब फर्टिलाइज़र का बैन होता है तो पूरी दुनिया को इसके मतलब जो भी लॉसेस रहेंगे वो बियर करने पड़ेंगे दोस्तों। रसिया अकाउंट्स फॉर 23% ऑफ द अमोनिया प्रोडक्शन ग्लोबली, as well as the 14% of the urea and 21% of the potash production। जी दोस्तों, जैसा अपन जानते हैं कि रसिया लगभग 23% के आसपास अमोनिया प्रोड्यूस करता है जो ग्लोबल नीड रहती है उसका, 14% के आसपास यूरिया तथा 21% के आसपास पोटास। दोस्तों, जो ये फर्टिलाइज़र के जो एक्सपोर्ट पे जो बैन लगे हैं या जो फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट जो सस्पेंड हुआ है उससे दोस्तों क्या होएगा, मतलब दुनिया पे क्या असर आएगा। तो उससे पहला असर तो दोस्तों मतलब पूरी दुनिया को फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। तथा सेकंड दोस्तों, फर्टिलाइज़र के मतलब जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। मॉस्को कॉल्स ऑन रशियन फर्टिलाइज़र सप्लाइज टू हॉल्ट द एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से
जो रशियन सप्लायर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको मतलब जो एक्सपोर्ट है उनको होल्ड करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं। फर्टिलाइज़र प्राइजेस हिट्स ऑल टाइम हाई। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो फर्टिलाइज़र के प्राइजेस है वो $1000 को क्रॉस किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो फर्टिलाइज़र प्राइजेस टच द रिकॉर्ड हाई विद द यूरिया एंड अमोनिया नाउ इज़ अबव $1100 पर टन। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी करंटली बात करें, यूरिया है, अमोनिया है, वो $1100 पर टन से भी मतलब क्रॉस कर गए हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए मतलब एक ग्लोबल टेंशन पैदा हो गई है दोस्तों। अपन सोच रहे होंगे कि ये जो फर्टिलाइज़र की जो शॉर्टेज है या फर्टिलाइज़र की जो प्राइस हाइक है या फर्टिलाइज़र की जो रेटें हैं वो इंडिया के लिए टेंशन बनी हुई है। नहीं दोस्तों, ये मतलब पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल टेंशन बन गई है कि इस जो फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है या जो फर्टिलाइज़र की जो प्राइसेज है उससे निजात पाना मतलब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है दोस्तों। इंडिया इज़ लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव टू रशियन फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ अल्टरनेटिव सोर्स पे ध्यान दे रही है कि जो रशिया से अभी जो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट है वो सस्पेंड हुआ है, जो बैन हुआ है, उसके बाद में मतलब भारत के सामने बहुत बड़ी चैलेंज आ गया है दोस्तों। क्योंकि अपन जो अगर मैं पोटास में बात करूं तो पोटास में लगभग 100% हम रूस तथा बेलारूस पे डिपेंडेंट है। रशिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द फर्टिलाइजर अकाउंट्स फॉर अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ द पोटास। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20% मतलब जो ग्लोबल सप्लाई है वो रशिया से ही पूरी होती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अपन इंडिया में तो लगभग 100% अपन रूस तथा बेलारूस से ही इम्पोर्ट करते हैं पोटास दोस्तों। द वार ऑफ द यूक्रेन हैज़ कंपाइल्ड कंट्रीज लाइक द इंडिया which use the potash, phosphate and nitrogen containing fertilizer to now look for the alternative supplies, especially since the Russia might even consider to hold the fertilizer export following the western sanctions। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये फर्टिलाइज़र के सेंक्शंस लगे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ अल्टरनेटिव सोर्स पे ध्यान दे रही है। डिमांड फॉर फर्टिलाइज़र इन इंडिया दोस्तों, अपन मतलब 4 कैटेगरी के फर्टिलाइज़र मेजरली अपन इंपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले यूरिया है, उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट क्वांटिटी है वो अपन DAP करते हैं, उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी अपन म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP करते हैं, उसके बाद में दोस्तों अपन NPK करते हैं। दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो बजट के अंदर 1,05,000 करोड़ के आसपास का जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी अनाउंस किया था वो मतलब एक सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन गया दोस्तों। क्योंकि जब फरवरी में जब ये बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद में, और मैं आज अगर मिड मार्च की बात करूं तो उसके जो नेचुरल गैस की प्राइजेस में ले लो या फर्टिलाइज़र की प्राइजेस में ले लो, उसमें लगभग 50% की हाइक आ चुकी है दोस्तों। तो अगर मैं उस बजट को भी कैलकुलेट करूं तो सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मतलब सब्सिडी बजट का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, जब जाके वो मतलब फार्मर्स के नीड को फुलफिल कर पाएगी दोस्तों। अगर मैं दोस्तों इंडिया के इंपोर्ट स्टेटस की बात करूं तो अगर मैं सबसे पहले यूरिया की बात करता हूं तो इंडिया इंपोर्ट्स 25% ऑफ इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट। लगभग हम 25% के आसपास हमारी यूरिया की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं, तब 75% के आसपास हम डोमेस्टिक फुलफिल करते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर आता है दोस्तों DAP का। अगर मैं DAP की रिगार्डिंग बात करूँ तो इंडिया इंपोर्ट्स इट्स 90% ऑफ द फॉस्फेट्स आइदर एज ए रो और द फिनिश मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर DAP की बात करूँ तो DAP में हम लगभग 90% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। वो या तो हम रॉक फॉस्फेट के रूप में करते हैं या फिनिश्ड मतलब DAP के रूप में इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आता है दोस्तों MOP। अगर मैं MOP की बात करूँ तो MOP लगभग 100% के आसपास है वी हैव टू इम्पोर्ट, मतलब हम 100% MOP है वो इम्पोर्ट करते हैं दोस्तों। सेंटर हैव टू इंश्योर द हायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ DAP एंड यूरिया फॉर द नेक्स्ट खरीफ सीजन। जी हाँ दोस्तों, जो एक ग्लोबल टेंशन बना हुआ है उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को दोस्तों किसानों को एश्योरेंस देना होगा कि मतलब जो ये
आने वाली जो खरीफ सीज़न है उसके अंदर मतलब एक सफिशिएंट ओपनिंग स्टॉक्स फार्मर्स के लिए अवेलेबल रहे, ताकि ये जो लास्ट खरीफ सीज़न के अंदर हमने जो पैनिक देखा था वो पैनिक नहीं देखना पड़े दोस्तों। अगर मैं डीएपी की बात करूं तो डीएपी लगभग सरकारों को 25 लाख टन के आसपास का ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, जब जाके मतलब आने वाली जो खरीफ सीज़न है उसके अंदर मतलब काश्तकार एश्योर हो पाएंगे कि उनको मतलब मटेरियल अवेलेबल होगा। और मैं अगर यूरिया की बात करूं दोस्तों तो यूरिया में लगभग सरकार को 60 लाख टन के आसपास का ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, जब जाके मतलब वो आने वाली जो खरीफ सीज़न है उसको थोड़ा स्मूथ चला पाएंगे दोस्तों। The government officials further said that India is in talk with the several countries and exploring the long-term agreement for supply of the key nutrients। दोस्तों भारत सरकार बहुत से कंट्रीज़ के टच में है कि जहाँ से वो मतलब जो फर्टिलाइज़र है उसके सोर्सिंग कर सके। जो ये ग्लोबल टेंशन बनी हुई है उसके कारण से जो रेस्ट्रिक्शन आए हैं उनकी वजह से जो सप्लाई के अंदर जो इश्यूज़ आएंगे उनको फुलफिल करने के लिए या जो फर्टिलाइज़र की जो शॉर्टेज आएगी उसको मिनिमाइज़ करने के लिए दोस्तों सरकार अदर सोर्सेज पे भी काम कर रही है। दोस्तों अपन ने देखा जैसा कि रसिया ने जो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा रखा है या सस्पेंड कर रखा है, तो ये कब तक रिज्यूम होएगा इसका तो मतलब आने वाला टाइम ही बताएगा दोस्तों, क्योंकि अपन जानते हैं कि आज युद्ध का ऑलमोस्ट 18वां दिन कंप्लीट होने को आया है, लेकिन अभी तक मतलब जो वॉर की सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो रही है दोस्तों। तो ये जो वॉर का सिचुएशन है ये कब तक नॉर्मल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी बीच में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फार्मर्स को एश्योरेंस देना होगा, क्योंकि जो खरीफ 2022 है दोस्तों वो हार्डली 15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो फार्मर को ये एश्योरेंस देना होगा कि उनकी जितनी डिमांड रहेगी, चाहे वो यूरिया के अंदर हो, चाहे वो डीएपी के अंदर हो, चाहे वो एमओपी के अंदर हो, चाहे वो एनपीके के अंदर हो, या अदर जितने भी ट्रेडेड प्रोडक्ट है जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर कराए, फार्मर्स को मतलब विश्वास दिलाए है कि वो उनकी डिमांड को, जितनी डिमांड है उनकी उतना फुलफिल करवाएगी, तभी मतलब फार्मर्स के बीच में पैनिक क्रिएट नहीं होगा दोस्तों। अदरवाइज़ ये मतलब जैसा अपन ने देखा था कि रबी 2021 के अंदर किसान मतलब 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से भी लोकेशन से आके फार्मर्स मतलब खाद की सर्चिंग कर रहे थे कि कहीं भी उनको यूरिया मिल जाए तो वो अपनी फसल के अंदर डाले और अपनी फसल को बचा ले। तो उसी हिसाब से दोस्तों जो आने वाली सीज़न है जो जिसमें कॉटन है, ग्राउंडनट है, ये अर्ली सोइंग एरिया, अर्ली सोइंग क्रॉप्स होती है, तो ये मतलब बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्रॉप के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब ये फार्मर्स को एश्योरेंस दिलवाना होगा तथा प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना होगा कि ये मतलब किसानों के बीच में पैनिक क्रिएट नहीं हो तथा फार्मर्स को ईजीली जो फर्टिलाइज़र है वो मिल सके दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए दोस्तों। थैंक यू।